हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। 2021 और 22 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जितने भी सेट हैं यहाँ पर हम एक एक लेकर आपको मिलते रहेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलने जा रही है। प्रीवियस ईयर सारे यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ पहुंच सके। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, ये पहली बात तो अगर हम बात करते हैं किस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, ये जो है दिसंबर जो 2021 में शुरू हुआ था सीटेट का एग्ज़ाम, उसका जो सबसे पहला पेपर हुआ था। हालांकि ये आधे दिसंबर और आधे जनवरी तक, मतलब 25 दिन के आसपास चले थे, और उन सबको हम यहाँ एक एक पार्ट को लेकर सॉल्व कराते रहेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पिछले वर्षों के इतने ही सेट हैं, यही आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ सकता है, तो ये देखते रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो एलिमिनेट करके यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली। तो विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है या फिर यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी ऑप्शन में केवल लिखा है तो इससे आपको पता चल जाता है कि यह ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वातावरण का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। और विकास एक दिशीय भी नहीं होता है। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर डी पर हम नज़र डालते हैं तो विकास केवल वातावरणीय कारकों पर, तो केवल वातावरणीय की बात आएगी तब भी गलत है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक विकास का, जो जिस पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आनुवंशिकता का हो या वातावरण। अगर यहाँ पे ऑप्शन बनता आनुवंशिक और वातावरण दोनों का, तो वो सबसे मजबूत विकल्प होता। तो इसलिए ये दोनों का इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाकर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, ठीक है। और इसके अदर पार्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इसकी आंसर की उसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो यहाँ पर विवेचनात्मक चिंतन बच्चों में कब बढ़ेगा, तो वो क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि 10 राज्यों के नाम बताओ, अगर बालक से कहें, तो ये तो विवेचनात्मक चिंतन, यहाँ चिंतन वर्ड मेन आया है, तो इसमें बालक को सोचना नहीं पड़ेगा, वो रटे रटाए और राज्य बता सकता है। 2 से 10 तक पहाड़ा अगर उसको रटा है वो बता देगा। या फिर दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, तो वो याद करके बताएगा। लेकिन अगर चिंतन करने की बात आती है तो वो केवल ऐसा है क्वेश्चन कि उसके तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, ये क्वेश्चन सबसे सुटेबल रहेगा ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। स्टेज थियरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। जो विकास का चरणीय सिद्धांत है, ठीक है, क्योंकि विकास कई चरणों में होता है, तो ये सिद्धांत किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, हमें ये बताना है। तो विकास की निरंतरता पर, या विकास की अनिरंतरता पर, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, या फिर विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पर। तो जो विकास का चरणीय सिद्धांत, इनमें से किसको स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो यहाँ पर चरण की दृष्टि से देखेंगे कि क्योंकि चरण पूछ रहा है, चरण सिद्धांत, जो विकास का मतलब ये सिद्धांत कहता है कि विकास के चरण आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
कि जो कहता है विकास अनिरंतर होता है, तो वो चरण में बताता है, इसलिए ये वाला सिद्धांत इसके बेस पे आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। यहाँ पर थोड़ा छोटा करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन से कारकों का विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, मतलब किन किन कारकों से जो है अधिगम का जुड़ाव प्रभावित रहेगा, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कहता है पारिवारिक सामाजिकरण, तो ये भी पारिवारिक सामाजिकरण होता है, वो तो जाहिर सी बात है प्रभावित करेगा। समकक्षी संबंध, मतलब कक्षा के बच्चों से संबंध कैसे हैं, वो भी प्रभावित करेगा। नेक्स्ट सांस्कृतिक मूल्य, ये भी, और बच्चों का आत्मसम्मान, तो मतलब यहाँ पर चारों विकल्प सही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जीन पियाजे। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं जीन पियाजे से। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक, जैसा कि आपको पता है इनकी 4 स्टेजेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो एक होता है इंद्रिय गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक, है ना, और ये चारों अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो प्रतीकात्मक खेल हैं, प्रतीकों को देखकर अगर बच्चा खेल, मतलब सेकंड एज की बात कर रहा है ना, तो प्रतीकों को देखकर बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखता है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये कर पाने लगते हैं सेकंड स्टेज में। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अप्लाई करने वाला है और बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बड़ा। अगर जूम करते हैं यहाँ पर तो ये भी जो है पियाजे के स्तर या पियाजे की जो संक्रियात्मक अवस्थाएं उनसे पूछा गया है। छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, मतलब प्रतीकों को देखकर। देखिए पहले क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लिया गया, तो जो पहला इससे पहला क्वेश्चन था उसका आंसर प्रतीकात्मक खेल था। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, मतलब चिन्हों को देख के वो खेल खेल में सीख जाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझ नहीं पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो सीधा यहाँ पर पढ़ के आपको समझ के आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर जो कि 2 यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए चारों अवस्थाएं दी गई हैं, संवेदी गामक, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, और ये पूर्व संक्रियात्मक जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये फॉर्मल मतलब औपचारिक संक्रियात्मक स्तर। चारों स्तर से 2 क्वेश्चन पूछने जाते ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण जो है कोहलबर्ग से क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है, तो कौन सी चीज़ बतानी, कौन सा, ये चारों अभिलक्षण दिए गए हैं इनमें से कौन सा सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है की बात करता है ना यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं अगर हम, तो नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो नैतिक विकास की बात करें तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है, इन्होंने ऐसी अपना तर्क दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम 8 नंबर क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इन्होंने भाषा का अपना जो सिद्धांत दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो समीपस्थ विकास का इस्तेमाल अगर हम बात करें अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन, या अब यहाँ केवल अध्यापन और केवल मूल्यांकन ऑप्शन आप ऑलरेडी कट कर देंगे। प्रवाही बौद्धिकता की पहचान की बात करेंगे तो यहाँ पर ये विकल्प गलत है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा, अध्यापन और मूल्यांकन में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
एक विशिष्ट संप्रत्यय को बढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो अध्यापिका जो है बच्चे को आधा हल किया उदाहरण दे रही, कोई भी क्वेश्चन है, और लेवागत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो जैसा कि लेवागत्स्की बताते हैं कि उसको पहाड़, मचान या ढाल के अकॉर्डिंग जो है मतलब उसको हेल्प कर, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो उसके अनुसार यहाँ पर करेक्ट जो विकल्प होगा, इनके कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहाड़ ही सही है, जो कि ये काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट मतलब रहता है वर्ड इनके थियोरी में जो दिया गया है। इन्होंने भाषा का जो सिद्धांत दिया गया है कैसे बालक सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक गतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। एक गतिशील कक्षीय माहौल, तो गतिशील कक्षीय माहौल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो हम एक डाउट क्लियर कर दें आपको। ठीक, तो जो मिसप्रिंट रही है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आई आंसर की में। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच इज़ द फॉलोइंग एटीट्यूड। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो नहीं पूछा गया था। ठीक है, कौन सी अभिवृत्ति और प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो नहीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम में आंसर माना गया है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट माना गया था। लेकिन अगर हिंदी मीडियम की बात करते हैं हम, तो हिंदी मीडियम में क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा ही नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ ये तीनों ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार बात करें तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता और भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना करने से जो है प्रगतिशील कक्षा का माहौल बनेगा, मतलब बालक को भय ना लगे चीज़ों से, और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको मिले तो इसको तो मतलब आपको पॉजिटिव वे में लेना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करता है, ठीक है, और भय मुक्त अधिगम का वातावरण, बच्चों की सहभागिता, तो ये तीनों पॉजिटिव आपके रहेंगे, तो इसलिए इसको हम करेक्ट मानेंगे। क्योंकि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे आसानी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि की लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे। मतलब कि अगर आप एक टीचर हैं तो उनकी जो क्वेश्चन मतलब इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि लब्धि होती है, उसके बेस पर बच्चों को अलग अलग ना बिठाएं ना करें। ऐसा क्यों अलग अलग बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, तो असुविधाजनक वाला ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, तो किसी भी मामले में अगर असुविधा का ऑप्शन आता है तो वो सही नहीं माना जाएगा, या फिर अगर नहीं पूछा गया तो बात अलग है। बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा ना करने देना, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बनेगा करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर यह हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। मतलब जो अध्यापन कर रहा है शिक्षक, वो अलग अलग विधियों का उपयोग करना चाहिए उसको। ठीक है, क्यों करना चाहिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ये बिल्कुल सही है। यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। एक ऑप्शन ऑलरेडी हमें मिल चुका है सही। तो तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक बच्चा दिया गया है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों का द्वारा जो है अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। मतलब बालक जो 1.5 साल से 2.5 साल के बीच में है और 2 शब्द के बच्चों को वो बोलता है, तो उस उच्चारण को क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है।
तो ये कहा जाता है तार प्रसिद्ध वाचन। ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तार प्रसिद्ध वाचन कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं जो हैं वो अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन जो है क्या दर्शाता है? तो यह कथन पूछा गया क्या दर्शाता है, मतलब कथन आपको दे दिया गया है कि जो है पुरुष दिमाग से और महिलाएं हृदय से सोचती हैं। तो ये पहली बात तो क्या क्या दर्शा रहा है? तो लैंगिक विभेदीकरण दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन लैंगिक विभेदीकरण, रूढ़िवादिता, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है। दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, तो आनुवंशिक भेद ऐसा कुछ नहीं माना जाता। लैंगिक स्थिरता भी नहीं मानी जाती है। दो ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे हालांकि आपको, अब इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। तो लैंगिक विभेदीकरण क्या है? रूढ़िवादिता। तो विभेदीकरण नहीं होगा यहाँ पर, रूढ़िवादिता मतलब इस लाइन को परंपरागत तरीके से ले लिया गया है, उसे ही हम रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर पढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो नहीं करने की बात आई है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा जो है उसमें नहीं करने की बात पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, तो ये तो करना ही चाहिए। स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया केवल मानक निर्देशित। तो केवल मानक निर्देशित, केवल शब्द आया, इसका मतलब ये आपका निगेटिव पॉइंट है जो कि नहीं पूछा गया था ना, तो इसलिए यही विकल्प यहाँ पर बनेगा करेक्ट। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? जो वंचित होते हैं हाशिए पर, मतलब उनको सुविधाओं की कमी होती है, तो उनके समूहों की अगर भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करना है तो अध्यापक को क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा? तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। शिक्षा में समानता या शिक्षा में साम्यता, तो शिक्षा में साम्यता यहाँ पर लानी पड़ेगी उसको। ठीक है, समानता तो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी ही गई है। और सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति नहीं दर्शानी चाहिए, बल्कि शिक्षा में साम्यता लानी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा लंबे क्वेश्चन है, इसलिए स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है पूरा आने में, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। थोड़ा पास में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में, मतलब पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, फिर भी एक कक्षा में विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। काफ़ी सहयोग उसको मिल रहा है, फिर भी उसको गणितीय संक्रियाएं जो हैं, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो समझ नहीं पा रहा है बच्चा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये पूछा गया है। स्वलीनता हो सकती है, गणितीय वैकल्य हो सकता है, आलेख्य वैकल्य हो सकता है, पठन वैकल्य हो सकता है। तो ये देखिए गणित से संबंधित, तो गणित से संबंधित आपका यही विकल्प है, गणितीय वैकल्य, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक समावेशी संस्था में, अब समावेशी आपका टॉपिक दिया गया सिलेबस में, तो वो आपको तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी होती है सीटेट के लिए। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित, मतलब जिस बालक को सुनाई नहीं देता उसे कहते हैं श्रव्य बाधित। ठीक है ना, तो ये श्रव्य बाधित वर्ड है, श्रव्य बाधित वर्ड। तो श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? मतलब बालक सुन नहीं सकता है तो कौन सी रणनीति नहीं प्रभावी होगी? बाकी इनमें से 3 प्रभावित होंगी, एक नहीं होगी, उसे हमें यहाँ पर चूज करना है। तो वीडियो और चलचित्रों के प्रदर्शन से उपशीर्षक का इस्तेमाल, मतलब अगर वो सुन नहीं सकता, अगर वीडियो या फिर चलचित्र आया है, तो चलचित्र होता है किसके लिए? जिसको सुनाई ना दे। तो ये तो करेक्ट रहेगा, यहाँ प्रयोग किया जाएगा। पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, तो संकेतों का इस्तेमाल भी होता है श्रव्य बाधित बालकों के लिए। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्रित संप्रेषण इस्तेमाल, तो संप्रेषण में यहाँ शाब्दिक या चित्रित पूछ लिया गया, तो चित्र किसके लिए होते हैं? दिखाई देने। यहाँ
की बात किसकी की गई थी, जो नहीं सुन सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित। तो यहाँ मौखिक माध्यम पर कैसे आश्रित होगा, तो मुख्यतः पहली बात तो वर्ड आ गया, और मौखिक माध्यम जिसको सुनाई ही नहीं देता वो उसको मौखिक माध्यम की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा करेक्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा एक बार ज़रूर, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन देखो दोनों लैंग्वेज में दिया गया और ये सब काफ़ी पीडीएफ में मिक्सअप है, तो फिलहाल यहाँ पर हम हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे, और जिसको इंग्लिश देखनी है तो यहाँ पर फिलहाल पढ़ सकता है या पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है टेलीग्राम चैनल से, उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है थोड़ा सा कठिन वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है सीटेट में, तो इसी को आपको तोड़ना है, इस शब्द की जो गढ़ंत है इसको तोड़ना है, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। किस कक्षाई प्रक्रिया का मतलब कौन सी कक्षा की बात हो रही, कौन सी कक्षा प्रक्रिया का जो विश्लेषण जो है अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति, जो वंचित समूह होते हैं उनके प्रति गढ़ित पूर्वाग्रह, जो हमारे परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं, उनको उजागर कर सकता है कौन सी चीज़। तो जाति, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित शासन आसन व्यवस्था। तो लिंग, जाति और आर्थिक, इन सब चीज़ों पर बहुत सारे गूढ़ित पूर्वाग्रह हैं, ठीक है, तो यही विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन सृजनात्मकता का फिक्स है आना। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। अगर बालक में आपको क्रिएटिविटी ग्रो करनी है, ठीक है, तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन, मतलब विशिष्ट उपलब्धि वर्ग का जो है उसमें सम्मेलन करेंगे, या फिर मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए करेंगे, या फिर परीक्षा देने के बेहतर कौशल। परीक्षा देने का कोई यहाँ पर सृजनात्मकता से नहीं है, अभिसारी चिंतन भी नहीं होता है। अगर यहाँ पर अपसारी चिंतन होता तो मतलब जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, ये डाइवर्जेंट अलग अलग डायरेक्शन में सोचना, ये होता है सृजनात्मकता। तो यहाँ पर फिलहाल मौलिक खोज जो ये सृजनात्मकता का मूल लक्षण है, ठीक है, तो कुछ कीवर्ड होते हैं उनसे आपको ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कई सारे विकल्प दिए गए हैं, उसमें से चूज करना है। एक संरचनात्मक कक्षा में, जो संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कक्षा है, क्लास है, उसमें बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। जो संज्ञानात्मक सहभागिता है मतलब बच्चे उसमें शामिल होते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसमें जो है किस प्रकार की सुसाधित किया जाएगा उस क्लास को। तो यहाँ पर बच्चों को वार्तालाप द्वारा, तो वार्तालाप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए वार्तालाप करने के लिए। अध्यापकों के संवेगों द्वारा भी सही है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों का, तो आपस में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी सुशासित किया जाता है। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, मतलब बाह्य रूप से आप उस पर अनुशासन लगाएं, है ना, उसको दंड दें या डांट करें, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ये तीनों विकल्प सही, मतलब 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। बच्चों की सफलता मतलब असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। कथन याद रखना, अगर बच्चा असफल होता है, ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछेगा यदि एक बालक फेल हो जाता है या किसी असफल होता है तो किसकी वजह से। एक ऑप्शन मिलेगा आपको अध्यापक की वजह से या अध्यापक इसके लिए जिम्मेदार है, एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय, एक ऑप्शन मिलेगा प्रधानाध्यापक, है ना, ये अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें याद रखना ये विद्यालय की असफलता होती है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। तो समर्थन करने की बात करेंगे। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। मतलब स्कूलों का अस्तित्व जो किस में चीज़ है,
विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करना, मतलब उनके सामर्थ्य अलग अलग है। तो क्या स्कूल ये चीज़ कहेगा कि इसमें सामर्थ्य है ही नहीं पास होने की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये समर्थन नहीं करता है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। ये पॉजिटिव है। मतलब अगर बालक असफल होता है तो इसका मतलब विद्यालय जो है वो बच्चों के सीखने की जो विभिन्न गतिविधियाँ, उसका ज्ञान उसको नहीं, उसको पता करना चाहिए कि कैसे वो सीख सकता है, तभी वो करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग पहुँच गए हैं। क्वेश्चन है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई संप्रत्यय है, कंसेप्ट है, तो उसके जो है प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई कंसेप्ट कैसे अर्थपूर्ण हो सकता है? तो उपयुक्त भाषा या परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, तो जरूरी परिभाषा द्वारा हम उसको पढ़ाएं। बच्चे के जीवन से संबंधित, ये करेक्ट विकल्प है। जीवन से संबंधित अगर बात करने का आता है कोई भी ऑप्शन तो वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक से संबंधित ज्यों का तो लिखना ये बिल्कुल गलत है, अच्छे से रट लेना, तो निगेटिव ऑप्शन है। इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि मतलब इसको ये गलत है, इसको कट करिए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा पॉजिटिव विकल्प, उसको आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? मतलब बच्चे के अंदर भय होता है कि वह असफल हो जाएगा, तो ये भय उससे दूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये चीज़? तो एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं, अध्यापक बच्चों के भय को संभाल सकता है, लेकिन रीज़न ये नहीं है इसको दूर करना। क्यों? विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये भी गलत है। असफलता की त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा, ये बिल्कुल करेक्ट है। लाइन रटी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो असफलताएं होती हैं और त्रुटियां होती हैं वो बच्चों से स्वाभाविक ही होती हैं, उसी के द्वारा वो जो है अधिगम में जो उसको असफलताएं मिल रही हैं उनको दूर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है, क्या तर्क दिया जाता है? अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों ऐसा तर्क दिया जाता है? मतलब कोई भी आप बच्चे को गिफ्ट या पुरस्कार दे रहे हैं तो अधिगमकर्ता, क्योंकि बालक ही अधिगम करता है, और अगर उसको पुरस्कार देते हैं तो ये अभिप्रेरित करने का अच्छा तरीका नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, मतलब कि क्या इससे आंतरिक अभिप्रेरणा, ये बिल्कुल करेक्ट विकल्प है। जो बच्चों में अंदर की अभिप्रेरणा, मतलब अंदर से वो अभिप्रेरित होते हैं, वो क्षीण हो जाती है अगर आप उसको पुरस्कार देंगे। तो केवल बाह्य तरीके से अभिप्रेरित रहेगा, वो पुरस्कार के लालच में आके ही पड़ेगा, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा को इससे क्षति पहुंचेगी। तो ये विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं। बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, बिल्कुल नहीं। इसके आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होने की बात हो रही है। 26 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर है ये, यहाँ पर निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है? मतलब अभिलक्षणों का ऐसा एक दल बताया गया है, जो ग्रुप दिए गए हैं, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, जो समस्या के समाधान को अच्छे से कर ले? तो सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। मतलब सृजनात्मकता होनी चाहिए, अपसारी चिंतन जो कि सृजनात्मकता से संबंधित है वो भी होना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रियात्मक अनम्यता, ये अनम्यता, नम्यता होता तो करेक्ट है, अनम्यता की कमी अगर है, ठीक है, मतलब अपोजिट बात कर दी है, तो ये यहाँ पर इंगित करते हैं तीनों, यही दल ऐसा है जो उत्तम समस्या समाधानकर्ता को इंगित करता है, मतलब अच्छे से समस्या का समाधान कर पाएगा। अब ऑप्शन अगर हम वर्ड एक एक विकल्प पकड़ें तो देखिए जड़ता की बात करेंगे तो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो अभिसारी चिंतन की बात की गई है तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्रियात्मक जड़ता की बात आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 7। शिक्षिका के
विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए एक शिक्षिका, थोड़ा नीचे करते हैं, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग, जो सुविधा से वंचित रह जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। तो मतलब जो शिक्षिका होती है उसके विद्यार्थियों की जो सफल हों या फिर असफल, इसके बारे में विचार जो होते हैं अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बालक सफल हुआ है या असफल हुआ है तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उसके सीखने ना सीखने पर। तो कौन सा कथन इस चीज़ के बारे में सही कहा जा रहा है? शिक्षक की अपेक्षाएं जो हैं वो बच्चों के सीखने को बहुत प्रभावित करती हैं। मतलब शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, क्या उम्मीद रखता है, तो ये सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। चलिए ये करेक्ट है, लेकिन अदर को हम कैसे कट करें? शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू करना चाहिए, गलत है। शिक्षक को बच्चों के प्रतिस्पर्धा करने के, एक दूसरे के बेहतर करने के प्रोत्साहित, मतलब प्रतिस्पर्धा को हमें सपोर्ट नहीं देना है, कंपटीशन को सपोर्ट नहीं देना है, ये बात याद रखना। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 28 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? मतलब एक शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में सकारात्मक अगर रूप से सिखाना है चीज़ों को, तो इस सीखने का वातावरण कैसे बना सकती है? ठीक, तो एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करे, जरूरी नहीं निर्धारित समय में ही सब कुछ पढ़ाए। पुरस्कार और सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित करे, बिल्कुल गलत। पुरस्कार और सजा की बात करें तो कट कर देना है पहले वो विकल्प। अगर नहीं में पूछा गया है तो उस पर आपको विचार करना है। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, तो बच्चों में जो इमोशंस होते हैं उनको सीखने की प्रोसेस में उनका पार्ट बनाया जाना चाहिए, ये विकल्प करेक्ट रहेगा। नंबर 29 पर है, बढ़ते हैं हम। एक कक्षा शिक्षक को कक्षा में जो है एक कक्षा शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। मतलब पूछा गया क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति, ऐसा पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में शिक्षक को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप अपने विचार बताइए। हाँ इससे तो हाँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ वाले सीधे कट जाएंगे क्योंकि सत्ताधारी व्यक्ति नहीं माना जाएगा एक शिक्षक। अब नहीं पे विचार करेंगे तो इसमें क्या हम पकड़ेंगे? नहीं, विद्यार्थी इसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा पहली बात तो करना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शिक्षक इससे बच्चे जो हैं शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हिचकिचाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। नीचे दिया गया आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30। देखिए यहाँ पर इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखना चाहते हैं, डेली एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके ना। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके जितने भी लगभग 25 दिन के पेपर को हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देंगे। ठीक है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? मतलब अगर परिचर्चा की जा रही है, क्लास में परिचर्चा की जा रही है, तो इसके दौरान शिक्षिका जो है विद्यार्थियों के गलत उत्तर जो वो देती है क्या उसे सही करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? पहली बात, हाँ बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये प्रोत्साहन की बात करें तो ये पॉजिटिव वे में लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा कोई गलत उत्तर बता रहा है तो हमें तुरंत उसको नहीं कह देना चाहिए कि आपका आंसर एकदम गलत, बल्कि बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका देना चाहिए कि वो किस तरीके से अभिव्यक्त करता है अपनी चीज़ों को, और उसी के मुंह से बाद में सही विकल्प या सही उत्तर निकलवाएं। ठीक है, इसके लिए उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विकल्प नंबर 3। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों की तुरंत सुधारना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बनेगा। आगे का जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चलिए।